आप सभी को नमस्कार। मैं एच.एस. मोहंता हूँ, हरिशंकर मोहंता, और वर्तमान में कार्य योजना अधिकारी सिवनी में पदस्थ हूँ। तो आज का जो विषय है ये है बांस हस्तशिल्प के संबंध में है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बांस वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग इसके ऊपर रोजगार पर आश्रित हैं। तो इसी का उद्देश्य यही है कि हम बांस हस्तशिल्प के माध्यम से बांस के जो बड़े काम होते हैं वो तो ठीक है, जैसे कि जो स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जितने भी हम काम में लेते हैं वो तो अपने आप में है, एक मार्केट एस्टेब्लिश्ड है। परंतु बांस हस्तशिल्प में ऐसा जो मार्केट है ये बहुत शुरुआती दौर है और प्रयास यही है कि कैसे हम ग्रामीणों को इसके साथ हम जोड़ पाएंगे, उनके आजीविका में कैसे वृद्धि कर पाएंगे, तो इसी संबंध में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि स्लाइड के ऊपर ही देख रहे हैं, ये एक सांकेतिक रूप से है कि कैसे हस्तशिल्प का जो प्रस्तुतिकरण है मध्य प्रदेश राज्य में शुरुआत हम कर चुके हैं, परंतु ये दूसरे राज्य के, जैसे त्रिपुरा राज्य के कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ फोटोग्राफ्स हम यहाँ के भी वो दिखाएंगे। तो जैसे कि बांस से हस्तशिल्प के माध्यम से हम ग्रामीण रोजगार और हमारा जो वन आच्छादन है, मूल उद्देश्य ये है कि हम दोनों को साथ में कैसे ले चल पाएंगे कि हमारे यहाँ पर प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा हो और इसी से जो उत्पाद होगा उसी उत्पाद से हम लोगों का कैसे रोजगार वृद्धि करने में हम सहायता प्रदान कर पाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बांस का कौन सा अंश को, कौन सा भाग को हमें लेकर बांस हस्तशिल्प में हमें प्रयोग करना होगा। मैं बताना चाहूँगा कि बांस तो भले ही आपको एक रूप से जैसे दिखता है, परंतु उसमें जैसे कि आप वो देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक बांस में जो हार्डनेस है, जो सिलिका कंटेंट है, ये अलग अलग है। ये तो अब पूरा आपका जो मशीनरी जो आगे प्रयोग होंगे ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा हिस्से में आपको करना चाहते हैं और उसका हार्डनेस है तो सिलिका कंटेंट कितना है, उसी के आधार पर ही आपका पूरा कार्यक्रम आप तय कर सकते हैं। जैसे कि जो नीचे वाला हिस्सा दिखेंगे जहाँ पर कि ये 4 लिखा है, तो ये जो हिस्सा है ये सबसे वो नीचे वाला हिस्सा है। जैसे कि उसके अगेंस्ट में देखेंगे ये है बेस पार्ट, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट इतना मजबूत होता है, इतना हार्ड होता है कि उसमें किसी प्रकार का वो छिलने का प्रयास करें, काटने का प्रयास करें, स्ट्रिप्स निकालने का प्रयास करें, बहुत दिक्कत जाता है। आप इसको अनुभव भी किए होंगे। तो ये जो है सबसे बेहतर उपयोग उसका किया जा सकता है कि इसको चारकोल में ही पूरा उसको बर्न कर दें, जला दें और उसको चारकोल के उपयोग में फिर आगे ऊर्जा के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर ये जो नीचे जो देखेंगे एक में लिखा है, ये है राइजोम है। राइजोम के कुछ हम आगे फोटोग्राफ्स दिखाएंगे कि बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट राइजोम के माध्यम से बनाया जा सकता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, आप जैसे कार्विंग करना चाहेंगे उस प्रकार का उसको आपको कार्विंग कर सकते हैं। फिर जैसे कि हम ऊपर चलेंगे, ये जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, इसमें जैसे कि हम 3 पे आएंगे, ये वाला ये जो शूट है, ये शूट जैसे कि देखेंगे, ये जो सूट है बैम्बू सूट्स हैं, तो इसको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बहुत अच्छा भोजन है, एक वेजिटेबल है, लोग इसको खाते हैं, काफ़ी पौष्टिक है और एक भोजन का एक मुख्य सामग्री होता है, बैम्बू सूट्स को है ये। फिर जैसे कि जो शीट्स देखेंगे, जैसे कि ये जो पत्ता जो लगे हैं, बांस के जो पत्ता है उसको वो शीट कहते हैं। तो ये जो शीट है इससे भी वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जैसे कि पत्ते के ऊपर चाहे वो ताल पत्ता हो या तो सिल्क के ऊपर जैसे कि वो पेंटिंग्स करते हैं, स्केचेस बनाते हैं। तो ठीक भी इसी प्रकार की इसको जैसे कि वो सूखने के बाद और उसको हार्ड प्रेस करके उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कलाकारी करके वो भी एक हैंडीक्राफ्ट का वो रूप ले सकता है। फिर हम ऊपर जैसे कि बढ़ते हैं, ये 5 वाला हिस्सा देखें, ये है बांस का जो बीच वाला हिस्सा, जो मिडिल पार्ट है नीचे से है। तो ये जो पार्ट है थोड़ा हार्डनेस निश्चित रूप से यहाँ से ये कम होगा, बट यहाँ से जैसे कि जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम यूज करते हैं लैमिनेटेड फर्नीचर्स के लिए। जितने भी हमारे जो फर्नीचर्स बनते हैं, चाहे वो बिस्तर बने, सोफा बने, टेबल्स बने, या तो फिर नीचे वाला जो हिस्सा है जो हमारा फ्लोरिंग्स है, आजकल विदेशों में सभी जगह पे बांस के ही ये फ्लोरिंग्स बनने लगे हैं। टाइल्स के फ्लोरिंग आजकल बहुत कम हो गया है चलन। तो ये वाला हिस्सा क्योंकि हार्ड बहुत है और इसमें काम किया जा सकता है, तो ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बहुत पैसा भी हमें देता है ये वाला हिस्से से। तो इससे हमारा फर्नीचर और फ्लोरिंग्स हम बना सकते हैं। उसके ऊपर जैसे कि जाते हैं तो ये और थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है, हार्डनेस कम होता जाएगा। तो जितने भी हमारे जो कर्टेन्स हैं, ब्लाइंड्स हैं, विंडो स्क्रीन्स हैं और हैंडीक्राफ्ट के सामान जितने भी हम बनाया जा सकता है, इसमें ये भी एक जो बच जाएगा उसमें से, तो उसमें से चारकोल हो या तो फिर पल्प मेकिंग में हो। पल्प मेकिंग मतलब जिसमें कि हम पेपर बनाते हैं,
तो बांस ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बांस को हम उसका सभी के लिए यूज करें, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए उसका कीमत अलग है। तो जितना जो बेहतर हमें कीमत एक ही बांस के टुकड़े से प्राप्त हो सकता है, हमें उसी के लिए सोचना होगा, उसी के लिए प्रयास करना होगा, ताकि हम एक पूरा जो संपूर्ण एक बांस जो है, संपूर्ण बांस का हम किस किस तरीके पे कहाँ पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा में जाएंगे, साथ वाला ये टॉप पार्ट देखेंगे, ये सबसे कोमल होता है। ये बैम्बू पोल्स के हिसाब से, या तो फिर जो पोल से अगरबत्ती काड़ी का निर्माण करते हैं, तो पूरा ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में अगरबत्ती काड़ी का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रिप्स बनाने में, इनको छिलने में बहुत आसान होता है, और बहुत आसानी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर इसमें महिलाएं ही कार्यरत हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक तरीके से उसमें अगरबत्ती काड़ी इसका वो बना सकते हैं। बाकी जो रह जाता है कि जैसे कि जो टहनियाँ हैं, जो पत्ते हैं, पत्ते तो हमने बता ही दिया है कि उसमें जैसे कि पेंटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन ये टहनियाँ भी हैं, ये भी कोई बेकार नहीं है। बांस का कोई भी ऐसा अंश है जो कि आप उसको कैसे मान सकते हैं कि आपका कोई भी उपयोग ना हो। ये बांस से जो टहनियाँ से, इससे ज़्यादातर वो झाड़ू बनाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है ब्रूम्स है, झाड़ू बनाते हैं। और कपड़े जो फैब्रिक होता है, तो फैब्रिक भी इसी में से, इन छोटे छोटे जो टहनी से उनमें से पल्प बना के उनमें इस प्रकार का करते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे लगभग बांस का जो नीचे से लेके, राइजोम से लेके, बेस पार्ट से लेके ऊपर तक, और इवन पत्ता और टहनी जो है, सभी का एक हस्तशिल्प में उसका प्रयोग है, और उनका प्रयोग से पूरा संपूर्ण बांस को हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो नीचे वाला जो टुकड़ा है, ये जैसे कि देखेंगे कि ऐसे ही सबसे नीचे वाला पहला टुकड़ा को काट के अलग कर देते हैं, और ये टुकड़ा इतना हार्ड होता है कि इसको सिर्फ कटर के माध्यम से ही काटा जा सकता है, और कटर से काट के इसको अलग कर लेते हैं। और ये देखिए ये चारकोल, ये भट्टी है ये, तो इसी भट्टी में इनको ये बर्न करते हैं, और इसी से बर्न करने के बाद ये आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है, बांस का चारकोल बनता है। बांस का चारकोल का बहुत सारे उपयोग हैं आज के टाइम पे। एयर फ्रेशनर हो, वाटर फ्रेशनर हो, इवन चॉकलेट के रूप में भी उनका हम आजकल यूज करने लगे हैं। तो चारकोल एक बहुत बड़ा मांग है, अपार्ट फ्रॉम कि हम जो ईंधन के लिए, ऊर्जा के लिए जो उपयोग करते थे, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा उपयोग बांस चारकोल के आ गए हैं। फिर हम बात कर रहे थे राइजोम वाला, जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा है। ये सभी देखिए जितने भी जो राइजोम से, इसमें जैसे कि वो जड़ लगे हुए हैं, ये सभी राइजोम से, उन राइजोम का ट्रीटमेंट और क्योरिंग होने के बाद उनमें किस प्रकार के हस्तशिल्प जैसे कि वो तैयार किया गया है, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए गया है। तो इनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस प्रकार के आर्टिकल्स मार्केट में आते नहीं थे। तो स्वाभाविक है कि हमें कहीं देखने में मिलता नहीं था, तो क्या हम उसका प्रयोग कर नहीं पाते थे। परंतु जैसे जैसे कि हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हम प्रगति कर रहे हैं, तो ये भी सभी सामग्री बाजार में आने लगे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा मांग है। और हम कैसे, मुद्दा ये है कि कैसे हम उनका प्रशिक्षण दें, लोगों को इसके साथ जोड़ें, और ऐसे वस्तुओं में हम बनाने में सफल हों, और उनको मार्केट में हम ला पाएँ। ये दिखाना चाहूँगा, जैसे कि पहले हमने वो बांस का पूरा एक होल बांस का हमने दिखाया था। तो इसमें ये देखेंगे, ये जो लाल जो है हिस्सा देख रहे हैं कि पूरा जो बांस का, यदि हम एक 100% लेके हम बात करते हैं, तो ये लाल वाला हिस्सा जो है, जितने भी हम बांस चाहे हम उसको काटें, हम उसका स्ट्रिप्स निकालें, अगरबत्ती काड़ी के नहीं निकालें, तो उसमें जितना जो डस्ट जो पैदा होता है, वो डस्ट ही लगभग 40% है। तो इसको आप ये मान सकते हैं ऐसे कि हमें लगभग बांस का 60% के हिस्से से ही हमें उसका जो कीमत है, जो लागत है, हम उस लागत को हमें वापस लेना होगा 60% के बांस से। ये जो 16% है, ये 16% में हम ज़्यादातर ऐसे वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल्स हो गए, फर्नीचर, इस प्रकार का हम बनाते हैं। और ये 8% है, ये 8% जो चारकोल का है, पूरा बांस का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको काट के हम ये चारकोल बनाते हैं। और ये टॉप वाला हिस्सा हम जो बता रहे थे अगरबत्ती काड़ी है, तो लगभग 14% बांस का उपयोग होता है अगरबत्ती और काड़ी बनाने के लिए। और बीच वाला हिस्सा जैसे कि जो फ्लोर हो या तो फर्नीचर हो, उनमें हम 2% हम चिप्स के रूप में बनाते हैं। और बाकी जैसे कि जो रह जाता है, ये लगभग जैसे कि 8% है, और ये भी इधर हमारा 8% हमारा बच जाते हैं, कि जिनका कि हम बहुत यूज नहीं कर पाते हैं। परंतु ये बताना चाहूँगा कि ये जो 40% है सॉ डस्ट, ये भी कोई वेस्ट नहीं है। इस सॉ डस्ट से चारकोल बना रहे हैं, और जिसको कि ईंधन के रूप में बाद में यूज किया जाता है। तो बांस का जैसे कि आप देखेंगे हर एक हिस्सा लगभग उनका हम प्रयोग कर पा रहे हैं।
ये बांस जो डस्ट का हम बात कर रहे थे, तो इस डस्ट से ये क्या करते हैं कि ऐसे ये पेलेट्स बनाते हैं। तो और इसी ये जो पेलेट्स हैं, और ये देखें ये चारकोल ब्रिकेट्स हैं, ये पूरा उन डस्ट को लाके गोंद में मिला के हार्ड प्रेस करके उनको एक आकार दिया जाता है। तो उस आकार दे देने से क्या होगा कि हम उनको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसान हो जाता है और हम उनको फिर वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जैसे कि बांस के ब्रिकेट्स बन गए, चारकोल के ब्रिकेट्स बन गए, और ये है पैलेट्स बन गए। बहुत आसान रहता है कि जैसे कि जो इसके लिए डिजाइन चूल्हे हैं, उसी चूल्हे में इन पैलेट्स को लेके एक ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ये तो पूरे बड़े बड़े ब्रिकेट्स हैं, इनको तो किसी भी तरीके से आप फिर जलाने के लिए उनको उपयोग कर सकते हैं। आइकिया एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक वो फर्म है, यदि आप उनका नाम सुने होंगे, जो कि बहुत बड़े स्तर पर विदेशों में काम करते हैं। और इनका ये रुचि अभी जो है भारत की तरफ है कि इसी बांस से हम कैसे लोगों को रोजगार दे पाएंगे और कैसे हम सामग्री का उत्पाद कर पाएंगे। ये जितने भी जो सामग्री देख रहे हैं, ये ज़्यादातर सभी हमारे ये होटल्स में, रेस्टोरेंट में इन सभी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये सभी सामग्री आप जैसे कि इनको देखेंगे कि लगभग 5 मिलियन US$, 5 मिलियन US$ हो गया, मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कि 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ का है कि अगला वो 30 साल में उनका वो एक टारगेट रखे हैं। और ठीक इसी हिसाब से उनका जो दूरगामी जो लक्ष्य है, ये उस हिसाब से 10 से लेके $20 मिलियन तक वो बात करते हैं, जहां तक इसका ये व्यापार लिया जा सकता है। तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ये कि ऐसे हम वस्तुओं का हम उत्पाद करें, और जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल एक उनके रेडीमेड मार्केट है, और हम उनको पूरे के पूरा जितने भी हमारा सामग्री है उनको हम बेच सकते हैं। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स देखेंगे, ये तो लगभग आप सभी देखे होंगे, सभी के घरों में भी मिलते हैं डेकोरेटिव पीसेस के तरफ, चाहे वॉल में हम हैंगिंग करें, कैसे भी करें। तो बांस के जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर होते थे, तो ऐसे ही वस्तुओं से हमने वो शुरुआत किया है। और ये वाला हम जैसे कि दिखा रहे थे, ये हाईली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरह हमें आगे बढ़ना है। और ये जो हम चारकोल का हम जो बात कर रहे थे कि चारकोल का देखिए कैसे कैसे उपयोग कर रहे हैं। ये जितने भी वस्तु देख रहे हैं, ये सभी चारकोल के हैं। ये चारकोल के, ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में बनाए जाकर ये चॉकलेट्स है, इसको खाया जा सकता है। ये साबुन है ये। और इसी में देखिए जैसे गमले जैसा बना के पौधा भी लगा रहे हैं। और ये मग्स हैं, ये मग से भी जैसे कि पानी पीने का, कोई भी पीने के लिए, लिक्विड पीने के लिए इस मग्स का इस प्रकार का यूज कर रहे हैं। और चारकोल का अभी जलाने के अलावा जो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, रूम फ्रेशनर के रूप में विदेशों में लोग इस चारकोल को बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे, बेडशीट के नीचे भी रखते हैं, ताकि उस कमरे का कम से कम जो वातावरण हो, जो वायु हो, वो अच्छा हो, शुद्ध हो। तो इस प्रकार का बहुत सारे अभी आजकल मार्केट में चारकोल के भी प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। ये कुछ प्रोडक्ट जैसे कि देखेंगे जिनका कि ब्रांडिंग भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल, जैसे कि हम आइकिया हम बात कर रहे थे, ये फोटो फ्रेम्स हैं, ये हैंगर्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं। ऐसे ये नहीं लगता है कि हम इनको बना नहीं सकते हैं। सिर्फ समय की मांग ये है कि हम उसमें अच्छा सा प्रशिक्षण प्राप्त करें और अच्छे गुणवत्ता के साथ हम इस प्रकार का प्रोडक्ट्स को हम बनाएं, तो निश्चित तौर पर हमारे भी जो प्रोडक्ट का जो उत्पाद होगा उनका भी हम एक मार्केट हम उनको दे पाएंगे। ये देख रहे हैं, ये कैंडल स्टैंड्स हैं। तो ये कैंडल स्टैंड्स है, इसमें तो कोई इसे बहुत नहीं है, खाली एक जो रचना का एक जो कलाकार है उसको कैसे उस आकार को अपना ढंग दे पाता है, रूप दे पाता है, उसी के आधार पर देखिए ये है। ये एक बात जैसे कि बास्केट्स हैं, ये भी वो सोप केस हैं, बाथरूम में जैसे कि सोप केस रखते हैं, ये फोटो फ्रेम्स हैं। तो देखने में तो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स लगते हैं, बट इनका मांग बहुत है और उतना फिनिश प्रोडक्ट के साथ हमें उनको तैयार करना होगा। ये जैसे कि कुछ हम बड़े तरह उत्पाद की तरफ जब जाते हैं, तो ये जैसे कि एक बेड बना हुआ है, ये सिंगल बेड है, ये सिंगल चेयर है, ये जैसे कि बैठने के लिए छोटा एक सिंगल कुर्सी है। ये ऐसे ही डेकोरेटिव पीसेस हैं जिनमें कि आप चाहे कोई फूल पौधा छोटा रख सकते हैं और फ्लावर वेस जैसा उनको आप बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को, लेकिन इसमें भी देखिए कि एक आर्टिस्टिक टच है, जो डिजाइनर जैसे कि जो बना रहे हैं उसी आर्टिस्टिक टच के साथ इनको एक रूप दे पा रहे हैं। ये जैसे कि देखेंगे, ये आपका एक वो सोफा है, फिर वो सेंटर टेबल है। ये सेंटर टेबल जैसे कि ऊपर तो जैसे कि वो ग्लास टॉप है, बट नीचे का जो प्रोडक्ट ये है, ये बांस का है। ये भी ग्लास टॉप है, नीचे देख रहे हैं जैसे कि वो ग्लास है, ये बांस से बना हुआ है। तो ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन हमें तो सब मिल जाएंगे, बट इसको हमको कैसा बनाना होगा, बांस का कौन सा हिस्से से बनाना होगा, उसके लिए जो प्रशिक्षण है
इसके बारे में कहीं ना कहीं हमें वो पहल करना होगा ताकि इस प्रकार का हम वस्तुओं को हम बना सकें। हम बात कर रहे थे कि विंडो कर्टेन्स के लिए, तो जितने भी जो घरों में देखेंगे दरवाजे पे, खिड़की पे ये जो कर्टेन्स बने हुए हैं, ये सब ये पूरे ये बांस के ही बने हुए हैं। आजकल जहाँ पे भी वो कर्टेन्स देखेंगे तो इस प्रकार के वो बांस के ही बनाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये है बांस के वो कपड़ा बनाने के लिए वो धागा वीविंग कर रहे हैं, बिन रहे हैं। यहाँ पर वो ट्रेडिशनली जैसे कि देख रहे हैं कि उसका वो फाइबर बनाने के बाद कैसे वो क्लॉथ मेकिंग पे जा रहे हैं, ये भी क्लॉथ मेकिंग पे जा रहे हैं। तो बांस का जो क्लॉथ मेकिंग ये भी अभी बहुत वो डिमांड पर है। और इसको ये मानते हैं कि जो इसमें बांस में एंटी फंगल एक्टिविटी और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी लगभग ना के बराबर है। तो हमारे बॉडी के लिए बहुत हाइजीनिक है कि हम ऐसे बांस के जितने जो क्लॉथ मटेरियल है उन क्लॉथ मटेरियल से हम हमारा ड्रेस हम बना सकते हैं। साज सज्जा की ओर चलते हैं। ये फोटो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के हैं। ये फोटो जैसे कि देख रहे हैं कि एक बोट बना हुआ है, घर बना हुआ है, ये लैंप शेड है, ये बास्केट है, विनिंग के लिए है। इस प्रकार का जो देख रहे हैं ये पूरा इनका जो साज सज्जा है ये पूरा अटायर ही वो बांस से है। वो कितने सुंदर दिखते हैं कि इस प्रकार के वो बांस के भी आर्टिकल्स को इस रूप में भी लाया जा सकता है। और एक पूरा एक साज सज्जा जो देख रहे हैं डेकोरेशन के रूप में कैसे इनको किया जा सकता है। अभी सवाल आता है कि हम इसको करें कैसे। तो सबसे पहले तो है कि हमें जो सामग्री की आवश्यकता है वो है बांस है। तो बांस तो हमें उत्पाद करना ही होगा, बांस का हमें भंडारण करना होगा, क्योंकि यदि बांस नहीं है तो इन सब चीज़ों का हम कल्पना फिर नहीं कर सकते हैं। फिर बांस जो सामग्री होने के बाद उसको हमें उपचार करना होगा, हमें वो सुखाना होगा, उसमें जो बारीकियां हैं उसमें जो हमें फिर निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद जो क्वालिटी एक चेक होता है, तो उस क्वालिटी चेक के लिए हमें जितना भी जो बारीकियां हैं इन बारीकियों को भी हमें देखना होगा। और देखने के बाद कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होना चाहिए क्वालिटी चेक्स के लिए। हमारा कोई एग्जामिनर हो, जितने भी हम उत्पाद बना पा रहे हैं तो इन उत्पादों का वो परीक्षण कर लें, जैसे कि जो सर्टिफाइंग एजेंसी जिसे कहते हैं वो सर्टिफाई कर दें। और सर्टिफाई करने के बाद ये फिर हम उसको पैकेज करें, और पैकेज करने के बाद ये फिर मार्केट के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, या तो डायरेक्टली हम इनको ये कोरियर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस प्रकार का ये 4 और ये 4 ऐसे 8 भागों में बांटने का प्रयास किया है कि इसका जो प्रोसेस फ्लो है, जो बिजनेस फ्लो है, कैसा हो सकता है कि सामग्री से लेके हम उपचार, सुखाना, निर्माण, बारीकियां देखना, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, पैकिंग करना, परिवहन करना। इसमें आपका स्थानीय तौर पर आप उसमें जैसे कि और भी 1-2 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। बट मुख्यतः जो एक जो इंडस्ट्री में व्यापार हम करते हैं ये लगभग इसी कड़ियों पर ही आधारित रहता है। इसका हमें फाइन ट्यून करना होगा उस तल विशेषता के आधार पर। बाकी मोटा मोटी इस प्रकार के ही रहेंगे। ये जो उपकरण हैं, ये उपकरण आप देखेंगे कि ये कटर है, और फिर जैसे कि ये भी ये कटर है, इसमें से ये स्ट्रिप्स निकल रहा है बांस के, इसमें फिर वो स्ट्रिप्स को जो है प्रेस कर देता है। तो ये तो जैसे कि बांस का वो स्ट्रिप निकल गया, लेकिन इस स्ट्रिप को इसमें डाल के प्रेस हो जाता है तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है। तो जैसे कि फ्लैट हो जाएगा तो आपका ये एक लकड़ी का फॉर्म ले लेता है। आप उनमें गोंद लगाएं, साइड में लगाएं, ऊपर से लगाएं, चिपकाएं, हॉट प्रेस कर दें। तो टिम्बर के लिए जो हमारा कास्ट है उस कास्ट के लिए एक बहुत बड़ा ये सब्स्टिट्यूट बन सकता है यदि हम इसको इस रूप में हम ले पाते हैं। ये तो जैसे कि देख रहे हैं कि बांस को कैसे काट रहे हैं, इस प्रकार से कैसे ला रहे हैं, कैसे स्ट्रिप्स बना रहे हैं। और उसके बाद ये जब बनने के बाद खासकर जो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे कि आंध्रा में, केरला में, तमिलनाडु में, गोवा में ये औजार हैं, कर्नाटका में औजार है जिससे कि अगरबत्ती काड़ी का वो निर्माण करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे ये औजार तो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। उसमें ऐसे औजारों का कोई ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। पर ये जितने भी औजार हैं उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने में, अगरबत्ती काड़ी बनाने में या तो साफ सफाई करने में इनका ये उपयोग करते हैं। ये तो जो व्यापार है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सामग्री तो उत्पाद हम कर लेते हैं परंतु इसके लिए कोई व्यापार नहीं है। व्यापार जैसे कि आप इसको देखना चाहेंगे, ये यहाँ पर ये है कि जो निर्माता है, निर्माता अभी आज के सेटअप में यदि हम देखेंगे तो निर्माता क्या करते हैं कि या तो सीधे वो कंज्यूमर को बेच देते हैं, कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता है उन्हीं को बेच देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं कि ये एजेंट के माध्यम से, होलसेलर के माध्यम से फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है।
और नहीं तो फिर क्या है कि ना एजेंट के माध्यम से, होलसेलर के माध्यम से, फिर जो रिटेल दुकान है, जो किराना जैसे की दुकान है, छोटे मोटे जो दुकान है, उन दुकानों के माध्यम से फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। नहीं तो होलसेलर से फिर रिटेलर तक सीधा पहुंच जाता है, जिसमें कि आपका होलसेलर फिर ये जो एजेंट वो छूट जाता है। कई ऐसे हमारा जो तंत्र है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो है, वो सीधा रिटेलर को देता है और कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। कुछ ये है कि जो एजेंट नियुक्त करते हैं और एजेंट जो है रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली यदि आप इसमें देखना चाहेंगे, एक तो है कि निर्माता, निर्माता के बाद एजेंट, एजेंट इसके बाद ये होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। बेसिकली यही 4 खिलाड़ी हैं। ये जो खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी ही अपने आपस में इस व्यापार को एक रूप देते हैं और उसका चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, कितना संख्या में उत्पाद होना, उसका क्या रेट होना, ये लगभग यही तय करते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारा ये इसमें भी कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है कि हमने जैसे कि जो 6 तरीका बताया है कि कोई 6 तरीका कहीं के लिए फिट हो, या तो इनमें से कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब, ये भी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जगह और आपके जैसे कि ये जो प्लेयर्स हैं, इनका अनुभव और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि कहीं पर मान लीजिए कि बालाघाट में सीधा उत्पाद से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है कि ग्वालियर में हमें ये रास्ता सीधा ना मिले, हमें ऊपर वाला रास्ता लेना पड़ सकता है। सभी जगह जगह के लिए, जैसे कि खरगोन में बैठे हैं तो खरगोन में हो सकता है कि आप उत्पाद के माध्यम से रिटेलर, रिटेलर के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचे। तो सभी के अपना ये जो 6 हमने तरीका बताया, तो इन 6 तरीके से कोई ना कोई एक ढूंढना होगा। एक से ज्यादा हो सकते हैं, परंतु आपको किसी न किसी इसी के तहत ही आपको जाना होगा। फिर हम यदि जैसे कि देखेंगे, ये जो सामान है, ये तो एक मुद्दा हो गया कि हम कैसे बेच रहे हैं, लेकिन हम ये जो हमारा जो बाजार का स्थल है, ये कैसा है। तो ये उत्पादक है और ये है उपभोक्ता है। तो हम तो कई बार क्या करते हैं कि उत्पादक सीधे लेके हमारा एम्पोरियम में, म्यूजियम में उनको रखते हैं और वहां से लोग खरीदते हैं। ज्यादातर मध्य प्रदेश में जैसे कि वन मेला देखे होंगे, तो वन मेला में हमारा सामग्रियों का हम डिस्प्ले करते हैं और आकर्षित होकर लोग उसमें आते भी हैं और सामानों का सामान वो क्रय करते हैं। तो इसको हम एग्जीबिशन के माध्यम से कहते हैं। हमारा खुद के आउटलेट्स भी हैं, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि बालाघाट में जैसे कि आउटलेट है, तो इधर सिवनी में है, तो यहाँ पर क्या है कि ना उनके आउटलेट से ही लोग सीधा खरीद लेते हैं, तो वही उनका वो विक्रय केंद्र है। तो ये भी एक 3 जो कड़ी है कि हम एम्पोरियम के माध्यम से बेच रहे हैं, एग्जीबिशन के माध्यम से बेच रहे हैं, खुद के आउटलेट के माध्यम से बेच रहे हैं। तो इसमें तो हमारा सुझाव भी यही है कि तीनों ये पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए और तीनों जगह अपने आप में अपना एक महत्व रखते हैं और तीनों जगह से सामान क्रय विक्रय का हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सभी के अपना एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि जो ये एम्पोरियम होते हैं, ये साधारणतः बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं, जैसे कि राजधानी, इस प्रकार के बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। एग्जीबिशंस हमारे हम सभी जगह तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। तो हमारा जो एग्जीबिशंस हैं, ये कभी कभी जैसे कि हम वन मेला लगाते हैं, साल भर में 1 बार हो, 2 बार हो, या तो फिर उस जिले में हो सकता है कि हम 4 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार, इस प्रकार का है। और आउटलेट जो है आपके लिए, जो ग्राहक हैं भले ही उसी जिले के सीमित रहेंगे, लेकिन आपके ये रोज खुला रहता है। और ये दोनों जगह हैं यहाँ पर, जैसे क्योंकि एक प्रमुख शहर में होगा तो इसमें ग्राहक उसी प्रकार के होंगे, और एग्जीबिशंस में तो ज्यादातर क्योंकि ये इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा करते हैं, तो एग्जीबिशंस देखने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं और सामान क्रय विक्रय का यहाँ पर भी ये होता रहता है। तो तीनों जगह का उपयोग किया जा सकता है और इससे उसका एक एडवांटेज भी है। जैसे कि हम एग्जीबिशन में जब भी जाते हैं, एम्पोरियम में देखने जब जाते हैं, तो वहाँ पर दूसरे राज्य के भी, दूसरे जिले के भी सामग्री यहाँ पर आते हैं, डिस्प्ले में रहते हैं, लोग खरीदते हैं। तो एक दूसरे से जैसे कि एक सीखने का एक माहौल बनता है, आपस में चर्चा करने का माहौल बनता है, व्यापार कैसे कर रहे हैं उनको समझने का एक बेहतर अवसर मिलता है, और जो क्रेता विक्रेता हैं उनमें एक संबंध स्थापित करने में बहुत उपयोगी होते हैं एग्जीबिशन और एम्पोरियम। और ओन आउटलेट क्योंकि हम उनको पता है, जिनको पता है ये करना है। परंतु अभी ये जो उत्पाद हैं, ये इनका जो साइज है, अभी आकार बहुत बड़ा है।
तो हमारे पास अभी जो कुरियर सिस्टम है, कुरियर सिस्टम भी अभी आप देखेंगे ये दुनिया में एक बहुत ही उभरता हुआ एक सर्विस है, सेवा है। क्योंकि आप यदि उस सामग्री को पहुंचा नहीं सकते हैं, हम पहुंचा नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि बालाघाट में आउटलेट है तो बालाघाट के लोग तो ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इसको सागर पहुंचना है या तो फिर भोपाल पहुंचना है, तो करें कैसा? तो ये तो नहीं मान सकते हैं कि मतलब हमेशा आपको दूसरे राज्य या दूसरे जिले से भी ग्राहक आएंगे या तो दूसरे राज्य के ग्राहक आएंगे और आपके इस दुकान से लेंगे। तो ऑर्डर बेसिस पर, चाहे इसके लिए हम प्रचार प्रसार हो या तो नेट के माध्यम से हो, यदि पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार का फर्नीचर इस जिले में बनता है या तो इस आउटलेट में मिलता है, तो जैसे कि डिमांड आए तो उनको हमें परिवहन करके पहुंचाने का ये भी व्यवस्था हमें आगे इसको बढ़ाना होगा, तभी एक समग्रता के साथ हम इस व्यापार को स्थापित कर पाएंगे। तो जो चुनौतियां हैं, अभी जो बांस है, हम बिखरापन भी तो नहीं कह सकते हैं, बांस जो है बहुत ही कुछ ही स्थलों पर ये केंद्रित है, और बांस की जो उपलब्धता है, ये सबसे पहले हमें ये प्रयास करना होगा कि बांस की जो उपलब्धता है लगभग सभी जिले में हो जाए, और ये संभव है रोपण के माध्यम से है। यदि बांस नहीं है तो बाकी के जितनी भी जो चीजें हैं हम उनको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और कल्पना यदि करें भी तो हमें मान लीजिए कि बांस हमें जबलपुर से लाना होगा, बालाघाट से लाना होगा या तो सिवनी से लाना होगा, तो उसमें एक परिवहन का एक कॉस्ट जुड़ता है। तो परिवहन का कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे लिए फिर वो लाभदायक नहीं रह जाता है कि हम उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं और फिर उसको उस पर हम फिर व्यापार कर पाएंगे जरूर, उत्पाद तो हम बन कर लेंगे, उसमें हम बना लेंगे, बट हमें एक जो प्राइस मिलना और जो प्रॉफिट का जो मार्जिन होना, उस प्रॉफिट का मार्जिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत छोटा हो जाएगा। यदि प्रॉफिट का मार्जिन बहुत छोटा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें व्यापार पर असर पड़ेगा वो। और जो परिवहन पर हम बात कर रहे थे कि परिवहन पर जो बहुत अधिक व्यय है, इस अधिक व्यय इसको थोड़ा सा समझने का जैसे कि प्रयास करना होगा कि मई और जून जुलाई ये महीनों में चीन यात्रा पर था, सिर्फ इसी बांस हस्तशिल्प बांस पर कैसे काम किया जा सकता है उसको समझने के लिए गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभी किसानों के पास बांस का जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, जैसे कि काटना है, स्ट्रिप्स में निकालना है, ये लगभग सभी कृषक अपने घरों में इसको रखते हैं, या तो एक दो मिल के रखते हैं, जैसे भी उनके जो क्षमता है उसी आधार पर। यदि बांस को हम काट लेते हैं, साइज बना लेते हैं, स्ट्रिप्स बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर बांस पर जो परिवहन है उस परिवहन का खर्च को हम कम से कम 70-80% तक हम उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा बांस को यदि हम परिवहन करेंगे, इतना उसमें पोलापन है कि हमारा पूरा जगह वो बांस गैलन से कि एक एक ट्रक में यदि हम 5-50 का भी बांस 5-50 और 15 से 20 गोलाई का बांस यदि परिवहन भी करेंगे, लगभग 400-500-550 बांस तक हम परिवहन कर पाएंगे, तो उसमें हमारा परिवहन पर ही बहुत व्यय लग जाएगा। यदि इस परिवहन को कम करना होगा, कहीं ना कहीं हमें जो हमारे फार्मर्स हैं, कृषक हैं, जहां पर प्लांटेशन साइट से उसी प्लांटेशन साइट पर ही यदि हम बांस का हम साइजिंग कर लेंगे तो हमारा परिवहन पर बहुत पैसा हम उसमें बचा सकते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट के लिए फिर आगे काम आएगा। बाजार की जो कड़ी है, हमने ये पहले भी बताया है कि बाजार का कड़ी उपलब्ध अभी तो फिलहाल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें उस प्रकार का जो एम्पोरियम है और एग्जीबिशन है, इसका हम बहुत और अधिक जगह पर एग्जीबिशन को ऐसा लगा के इस क्रेता विक्रेता का जो संबंध है इसमें हमें स्थापित करना होगा, और कुछ ना कुछ हमें जो चहल पहल के लिए प्रयास तो करना ही होगा। अभी तक जो स्थिति है, बांस का जो व्यापार है, कुछ जगह छोड़ दें, बट मोटा मोटे आप देखेंगे कि असंगठित व्यापार है ये, और असंगठित व्यापार होने से क्या है कि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत है। जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा के कारण उनको जो एक मूल्य मिलना चाहिए था वो मूल्य उनको मिल नहीं पाता है, और वही आपको फिर प्रॉफिट के लिए जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम हो जाता है। तो प्रयास ये हो, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य बैम्बू मिशन का नाम यदि आप सुने होंगे, तो बैम्बू मिशन एक नोडल एजेंसी है मध्य प्रदेश में बांस का पूरा रोपण से लेकर व्यापार और उन पर पूरा का पूरा जो समग्रता के साथ विकास जो करने के लिए सिर्फ इसी उद्देश्य से ही बनाया गया है कि बांस पर। तो पहले तो जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बैम्बू मिशन का स्थापना की गई, फिर उसके बाद अभी सभी राज्यों में स्टेट बैम्बू मिशन का स्थापना की गई, और यहाँ पर जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में भी मध्य प्रदेश राज्य स्टेट बैम्बू मिशन है, और इसी काम के लिए समर्पित है कि हम कैसे बांस से हम व्यापार को हम आगे बढ़ा पाएं।
और गुणवत्ता नियंत्रण, जैसे कि हम वो जो क्वालिटी चेक्स और मॉनिटरिंग का हम बात कर रहे थे, उत्पाद तो हम बना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये जो उत्पाद बनाए और ये सभी को पसंद आए, या तो उस लिहाजा से भी हो कि उस उत्पाद का एक मांग हो। तो उसमें निश्चित तौर पर यदि उसके स्पेसिफिकेशन हमें, जो क्रेता है वो क्या करते हैं कि साधारणतः वो अपना वो स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमें इस आकार का, हमें इस साइज में, इस प्रकार का, इसमें ऐसा होना चाहिए, उसका फीचर्स देते हैं, उसी के साथ हम बनाना होता है। और उसमें एक वो जो ऑनेस्टी की जो बात है कि वो जैसे बताते हैं उसी हिसाब से हमें उनको उत्पाद करना रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो भी आए हमें उसको उनमें मिला के हमें बेचना है। तो इसलिए एक वो क्वालिटी चेक्स के लिए वो बहुत जरूरी है कि जिसको हम कहते हैं ना कि मास स्केल, तो बहुत सारा हम सामग्री बनाएंगे लेकिन सबको जैसे कि देखने में वो एक ही जैसा दिखेंगे, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं कि एक जैसा प्रोडक्ट में यदि हम कटोरी यदि हमने बनाया तो एक जो कटोरी है, सभी कटोरी हम जितना बनाएंगे सभी एक ही जैसा देखेंगे, तो उसमें चुनने के लिए बहुत कम रह जाता है। बेहतर गुणवत्ता का हो, अच्छा मटेरियल हो, तो निश्चित तौर पर मार्केट में वो चला जाएगा वो। और संसाधन के जो सतत उपलब्धता है, ये भी कहीं ना कहीं इससे ऊपर वाला से जुड़ा हुआ है। और हम तो ठीक है कि रोपण किए और हम कुछ क्षेत्र में बांस का हम उत्पाद कर भी लेंगे, बट इस उत्पाद को जो है हमें सतत रूप से बांस का जो उपलब्धता होना चाहिए उसको हमें वो सुनिश्चित करना होगा। सभी बांस बिरों में काम करना होगा। बांस का जितना मान लीजिए कि हमें उत्पादन होता है, जितना नोशनल टन हमें मिलता है या रनिंग मीटर में मिलता है, उतना रनिंग मीटर हमें हमेशा मिलता रहे। नहीं तो फिर क्या होगा कि ना, ठीक है कि हम बहुत अच्छा प्रयास किए, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, 2 4 5 साल हो सकता है कि बांस का आमद भी बहुत हो गया है, लोग उस पर काम पे भी लग गए हैं, लेकिन फिर उसमें ब्रेक आ गया। तो एक जो कड़ी में जैसे कि जो डिसकंटिन्यूटी जो फिर आती है, तो उसको हो सकता है भरपाई करने में हमें फिर पूरे इतने ही एक्सरसाइज दोबारा करना होगा, क्योंकि जितने भी इस बांस के साथ जुड़े हुए लोग रहते हैं, यदि फिर इस धंधे से भी अलग हो जाएंगे, निश्चित ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं और अपना फिर वो धंधा देखेंगे, काम करेंगे, और हो सकता है कि सेक्टर को फिर हो जाए। ये एक सेक्टर है, निश्चित है, एक ग्लोबली बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, और इस सेक्टर में हम कैसे हम काम कर पाएंगे उसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करना होगा, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा। और हमने बताया कि ये सभी चीज़ें संभव हो सकते हैं यदि हम बृहद स्तर पर ये बांस रोपण, हमारा जो कार्य योजना का क्रियान्वयन है, बांस रोपण जो प्लांटेशन का हमारा वर्किंग सर्कल है, तो इन वर्किंग सर्कल में हमें कहीं ना कहीं एक को तय करना होगा कि कम से कम इतना % क्षेत्र में हमें वो बांस का रोपण करना होगा। निश्चित तौर पर वो साइट स्पेसिफिक होगा। यदि उस क्षेत्र में बांस का उत्पादन हो ही नहीं सकता है, रोपण हो ही नहीं सकता है, तो मुद्दा अलग है, परंतु ऐसा कुछ ना कुछ जगह हमें वो चयन करना होगा जहाँ पे कि हमें बांस का रोपण करके बांस का जो उपलब्धता है उस उपलब्धता को हमें बढ़ाना है, और न कि सिर्फ उपलब्धता बट उसका वो सतत उपलब्धता, इसको हमें सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना होगा। और यदि हमारे ये संसाधन हमें मिल जाते हैं तो ये सवाल ये है कि हम उसको कैसे हम इसको ये मैनेज करें, उसका प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो कार्य योजना में भी जैसे कि प्रावधान है कि सभी वन मंडल में सभी हमारा जो संयुक्त वन प्रबंध समिति है, सभी समितियों का हमारा सूक्ष्म प्रबंधन योजना बनना चाहिए, और उस सूक्ष्म प्रबंधन योजना जैसे कि उस समिति के लिए, उस गांव के लिए जो बेहतर है, जो क्षेत्र बेहतर है, जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो ये पूरा हमारा सूक्ष्म प्रबंधन योजना में इस प्रकार का एक समावेश हो, ताकि रोपण से लेके व्यक्तियों का चयन से लेके उत्पाद सामग्रियों का उत्पाद लेके व्यापार, इन सभी चीज़ों का उसमें हम बात कर सकते हैं, उसको एक लिपिबद्ध कर सकते हैं। और यदि आप इसको ऊपर वाला कड़ी में कर लेते हैं तो हमारा जब ये जिला योजना के जैसे कि वो बैठक आती है, तो उस जिले में सभी विभागों का उसमें एक आंकलन लगाया जाता है कि आगामी वर्षों में जिला का जो बजट का प्रावधान क्या होगा। उसमें हमारा उत्पादन से लेके, प्रशिक्षण से लेके, व्यापार से लेके, भंडारण से लेके, प्रसंस्करण, इन सभी चीज़ें उसमें हम उसको समावेश करते हैं और एक बजट का एक प्रारूप देते हैं, और उस बजट के आधार पर फिर हमें जैसे कि फंडिंग हो जाए तो उन फंडिंग के तहत हम काम करना फिर वो चालू कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक ये है कि इसमें जन भागीदारी हो। ये हमारा संयुक्त वन प्रबंधन जो समिति है उनका ये संकल्प भी यही के उसी उद्देश्य से है, और इसीलिए बनाया भी गया है कि वनों की सुरक्षा, रोपण, रोजगार, ये सभी व्यवस्था में जन भागीदारी हो, और जन भागीदारी यदि हो, उन्हीं के तरफ से यदि वो मांग हो, ये हो, तो ये निश्चित है कि ये प्रोग्राम फिर वो फेल नहीं हो सकता है। इसमें और भी आवश्यक ये है कि
ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही बांस में हम नया करने को जा रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ पर जो लोग गांव में जो काम करते हैं या तो इस व्यवसाय में जो जुड़े हुए हैं, उनका भी जो पारंपरिक ज्ञान है, उनका जो तकनीकी है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पारंपरिक ज्ञान एक हो गया कि और वो जिस तरीके से बनाते होंगे, और अभी जैसे कि जो टेक्निक्स का इतना एडवांस स्टेज पर हम आ चुके हैं, तो इन तकनीक मतलब पुराना तकनीक और नए तकनीक का एक बहुत अच्छा मिश्रण बनाया जा सकता है। प्रयास सिर्फ इतना है कि हम उसमें समय का हम बचत कैसे कर पाएं, उत्पादों का जो प्रोडक्शन को हम कैसे फास्ट कर पाएं, बहुत ज़्यादा सामग्री को हम उत्पाद कर पाएं और उसको कम लागत में ऐसा बना पाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि वो टाइम, कॉस्ट और क्वांटिटी, इन तीनों चीज़ों पे यदि हम देख लेते हैं, इसको यदि हम एड्रेस कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सफल एक व्यापार के कड़ी को हम फिर वो पार कर लेते हैं। और संगठनात्मक जो नेतृत्व है, हमारा संघ वन प्रबंधन समितियों का गठन होने के बाद ये एक जो पहलू है बहुत अच्छा से उभर के आया है। तो इसे हमें और प्रयास करना होगा कि उसको हम कैसे एक संगठनात्मक तरीके से लोगों को हम मजबूती दें, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें और हम व्यापार को आगे बढ़ाएं। और ये एक बहुत आवश्यक है कि जैसे कि हम कोई भी योजना जब हम शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन उतना वो मजबूत ना हो, तो इस वित्तीय संसाधन को भी उसका भी एक कहीं ना कहीं छोटा सा एक कंपोनेंट रखना होगा कि लोन कैसे लोगों को मिल पाए और हम सब्सिडी फिर कैसे लोगों को दे पाएं, ताकि जो इनिशियल जो कैपिटल है, वो कैपिटल कोई ना कोई इंडस्ट्री जैसे कि आप स्थापित करने जाएंगे तो कैपिटल एक बहुत बड़ा अंश होता है। तो ये जैसे कि वो कैपिटल यदि हम उसको सुनिश्चित कर लेते हैं, तो लोगों के लिए बहुत आसानी से उनको कैपिटल क्रिएट करने में उनको मदद होगा, और उसी जो कैपिटल उनके द्वारा जो एसेट जो क्रिएट किया जाएगा, तो उसी से पूरा इनको व्यापार चलाने के लिए मददगार होगा वो। उत्पाद का विकास, जैसे कि हमने दिखाया था कि इस प्रकार के जैसे कि प्रोडक्ट आप बना लिए हैं, तो निश्चित तौर पर जो पारंपरिक वस्तुएं हैं, जैसे कि ये जितने भी जब छोटे छोटे जो चीजें देख रहे हैं कि ये सब पारंपरिक वस्तुएं हैं, इनका लोकप्रियता तो बहुत अधिक है, क्योंकि वर्षों से लोग इसी प्रकार के सामग्री को यूज करते हैं। तो ये तो हमें चलाना ही है। जो नए उत्पाद हैं, उन नए उत्पाद के लिए जरूर हमें कहीं ना कहीं वो रिसर्च करना होगा, या तो प्रयास करना होगा, या तो जिसको हम कहते हैं कि सर्वे, तो मार्केट सर्वे करना होगा। क्योंकि पारंपरिक वस्तुएं जो है ये टेस्टेड है कि लोगों को पता है कि शनिवार को बाजार है, लोग लेके आएंगे, या तो यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ पर ये सामान मिलता है, और उनको लोगों में भरोसा है कि ये सामान यहाँ पर मिलता है, इतने पे मिलता है, वो आ जाते हैं। लेकिन हम जब कोई नए प्रोडक्ट एक बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम बहुत अनिश्चितताओं के दौर पर हम गुजरते हैं कि क्या पता वो जो रेट हम कोट कर रहे हैं, ये रेट सही है, नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, और क्या इसका कोई मांग है भी कि नहीं है, कोई ग्राहक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको खरीदने के लिए। और उसके बाद ये है कि हम कल्पना तो कर लेते हैं कि ना हम इस प्रकार का एक सामान बना लेंगे, लेकिन पता चला कि उस सामान को बनाने के लिए कोई हमारे पास वो शिल्पकार ही नहीं है। यदि वो शिल्पकार हम ले लेंगे, तो फिर हमारे पास कोई ट्रेनिंग देने के लिए कोई प्रशिक्षक ही नहीं है। तो इन चीज़ों को इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना और सर्वे करना बहुत ज़रूरी है जब हम कोई ना कोई एक नए उत्पाद का विकास के लिए हम जाते हैं। और निश्चित है ये जितने भी जो मशीनरी हैं, ये सभी ये बिजली और ये सौर ऊर्जा के ऊपर ही संचालित होते हैं। तो ये जो बिजली है, और यदि बिजली नहीं है तो उसका एक विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का भी हमें वो स्थापना करना होगा। पिछले 4-5 वर्षों में मध्य प्रदेश वन विभाग में सौर ऊर्जा का हम लोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान में तो है ही, टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर तो हम कर ही रहे हैं। अभी जैसे कि हम गांव में भ्रमण भी करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग भी ऐसे ही देखे होंगे कि वाटर लिफ्टिंग के लिए कि सोलर वाटर पंप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो वो तो हमने एक एग्जांपल दिया कि सोलर वाटर पंप से कैसे सोलर का किस तरीके से गांव स्तर तक पहुंच गया है। तो जो कटर्स हैं, जो मशीन हैं, स्ट्रिप्स बनाने के लिए जो मशीन हैं, उन मशीन को चलाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा के माध्यम से उतना ही बिजली हमें उत्पाद करना होगा। क्योंकि ये तो निश्चित ही है कि यदि उसमें बिजली नहीं होगा तो फिर बिजली कब आए वो आए, उस अनिश्चितता में हम कोई उसको इंडस्ट्रियल स्केल में तो नहीं चला पाएंगे।
लेकिन हम यदि बिजली का प्रवाह यदि हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जितने भी जो CFC जो सेंटर्स हैं, कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर्स हैं, ये सभी फैसिलिटी सेंटर्स में लोगों को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, बिजली रहेगा। जितना समय रहेगा तो उतने समय में शिफ्ट के रूप में भी उसमें काम किया जा सकता है। इसका जो विपणन पे यदि जाएंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, तो ये भी हमें एक इसमें वो स्टडी करना होगा। बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत ही नया है कि इसका हमें कितने मात्रा में उत्पाद करना होगा, क्या क्वालिटी, किस प्रकार का हम उत्पाद करेंगे। और जो मितव्ययिता वाली जो बात है, ये तो हर एक इंडस्ट्री के लिए लागू है कि कम लागत में कम समय में हम उसको कैसे एक प्रोड्यूस कर पाएंगे। और समय और स्थल का निर्धारण, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है चुनने के लिए, परंतु जहाँ पर बांस उपलब्ध होंगे कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सबसे एक प्राथमिक स्थल होगा जहाँ पर कि हम ऐसे चीज़ों का हम उत्पाद करेंगे। लेकिन मार्केटिंग के लिए कहाँ पर हम लेके जाएं, हम हमेशा वो मार्केटिंग के लिए फिर बड़े शहर के एरिया में देखना होगा, जिला मुख्यालय की तरफ हमें देखना होगा, जहाँ पे कि उनको एक निश्चित स्थल मिल जाए और जिस स्थल से वो अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर दोबारा जैसे कि आएंगे मानक स्तर का एक स्टैंडर्ड, जो एक आजकल चल रहा है ना कि SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड है। यदि हम उस स्टैंडर्ड और उसके साथ जैसे कि मानक दर, एक स्टैंडर्ड जो रेट है, ये जो रेट्स स्टैंडर्ड्स को यदि हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अनिश्चितता रहेगी और जिसके कारण हमें फिर पूरा का पूरा वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे इसका वो प्रभाव पड़ेगा। वो तो जो व्यापार भी होंगे जिनके साथ भी हम वो टाई अप करेंगे, उसमें निश्चित है कि हमें उनके साथ वो MOU करना होगा। हमारा व्यापार किन शर्तों के आधार पर होगा, उन शर्तों का हमें निर्धारण करना होगा। और ये तो मेला का आयोजन ये करते आ रहे हैं, परंतु इसको और कैसे बेहतर तरीके से और फ्रिक्वेंटली हम कैसे मेला का आयोजन कर सकें, ताकि ये मेला जो है वो सिर्फ मेला नहीं बट वास्तव में एक वो क्रय विक्रय का एक वो स्थान बने और उसमें हमें कुछ उसमें से लाभ हो, ताकि वो मेला हम एक सफल मेला का आयोजन जिसे हम कह सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि हर चाहे जिले का बात करें, राज्य का बात करें, वहाँ का एक विशेषता है, तो उस विशेषता ही हमारा ट्रेडमार्क है, वही हमारा USP है कि हाँ मतलब ये सामग्री, तो यदि इसको आपको लेना है तो ये निश्चित कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश का ही एक प्रोडक्ट है, ये एक यूनिकनेस है। तो उस प्रकार का भी हमें एक यूनिकनेस तरफ जाना होगा, जिससे कि हमें एक जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं लोग उसका वो बात कहें कि ये मध्य प्रदेश का ही प्रोडक्ट है ये। और बहुत ये आवश्यक है कि ये सभी जो एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें जन भागीदारी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये काम हो। और इसका जो लेखा जोखा तो हम कर ही रहे हैं कि हमारा समितियों के माध्यम से पूरा लेखा का जैसे कि वो पठन होता है सभा के समक्ष, तो इस प्रकार का वो पारदर्शिता और अभिलेखन का काम हो, ताकि उसमें सभी कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी चल रहा है इस प्रकार का चल रहा है कि हमारा टोटल इनकम इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्रॉफिट इतना, इस प्रॉफिट का शेयरिंग कैसा हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों का लेखा जोखा हो जाने से सभी लोग उसमें और आकर्षित होकर फिर और पार्टिसिपेट करने के रुझान रखेंगे। अभी अंतिम की ओर चलते हैं, तो उसको हम समावेश करने बताया, उसको कंक्लूड करने का हम प्रयास करते हैं। होलिस्टिकली हमें काम करना होगा, एक समग्रता रूप से हमें काम करना होगा। सबसे पहले तो है कि रोपण के माध्यम से हम संसाधन का हम कैसे मैनेज करेंगे, उनका हम उपलब्धता को कैसे सतत बनाए रखेंगे, निरंतरता कैसे ला पाएंगे। और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उत्पाद का जो विकास है, तो उस उत्पाद का विकास के लिए भी हमें चाहे वो प्रशिक्षण हो, CFC जो सेंटर्स है उन सेंटर्स में तो फैसिलिटी डेवलपमेंट हो, ट्रेनर्स हो, इनको हमें रखना होगा ताकि एक उत्पाद का जो विकास हो वो एक समग्रता रूप से विकास हो सके। फिर अगला जो है वो भंडारण और विपणन। तो भंडारण और विपणन ये तो हम लघु वनोपज के लिए बहुत अच्छा तरीके से हम कर पा रहे हैं, बट ये बांस के सेक्टर में भी हमें कहीं ना कहीं भंडारण और जो विपणन है इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। और मूल उद्देश्य यही है कि बांस शिल्प से ग्रामीण आजीविका, क्योंकि बांस एक ऐसा सेक्टर से जुड़ा हुआ है कि बहुत ये लुक्रेटिव जैसा नहीं दिखता है, परंतु अभी भी हमारे वो ग्रामीण स्तर पर इतने इसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि इसी बांस से ही उनका खुशहाली हम ला सकते हैं। तो इस कैसे ग्रामीण आजीविका का स्तर को हम बढ़ा सकते हैं बांस शिल्प के माध्यम से। और हम स्व सहायता समूह का गठन करें, या तो हमारा जो संयुक्त वन प्रबंध समितियां हैं उनको हम कैसे और
संगठनात्मक रूप से उनको हम विकसित कर पाए, उनको और मजबूती दे पाएँ, इसके बारे में भी हमें वो सोचना होगा, हमें वो प्रयास करना होगा। ये निश्चित है सभी जगह के लिए वो साइट स्पेसिफिक है, सभी जगह के लिए एक मंत्र लागू नहीं हो सकता है, परंतु उद्देश्य यही है कि हम उनको कैसे वो सशक्त कर पाएँ। जो प्रभाव है, कोई भी हम जब योजना लेते हैं तो उसको भी हमें उस दृष्टि से विचार करना होगा कि उसका असर क्या हुआ फाइनली फिर। तो ये जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक बहुत आजकल वो साइकिल है कि इसमें हमारा एक सोशल सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब हमारा वो सामाजिक पहलुओं को देखता है, हमारा सांस्कृतिक पहलुओं को देखता है, हमारा जो आर्थिक पहलुओं को देखता है और हमारा जो पारिस्थितिकी के पहलू हैं, ये सभी को रखता है। तो ये इन सब 4 चीज़ों का एक मिश्रण है जिसको हम वो बात करते हैं। यदि वो 4 चीज़ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी हम सिस्टम यदि वो डेवलप करते हैं तो ये सिस्टम हो सकता है कि वो सतत ना हो पाए, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जैसे कि समग्र रूप से यदि आप चाहेंगे कि वो सतत हो होलिस्टिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक ये तंत्र एक दूसरे से वो बात करते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कम्प्लीमेंट करें, तब ये सिस्टम मजबूत रूप से एक आकार ले सकता है। आवश्यक यह है कि इसके लिए हम जैसे कि जिला योजना का हम बात कर रहे थे, इसके लिए कोई बजट का प्रावधान रखा जाना होगा जिसमें कि हम सभी हमारा जो संस्थाएं हैं उनको हम वित्तीय रूप से हम उनको मजबूत कर सकें। रोजगार के अवसर हम कैसे प्रदान कर पाएंगे, कैसे हम उसका सृजन कर पाएंगे, इस पे हमें विचार करना होगा। अधोसंरचना का विकास, जैसे कि हमारा जितने भी जो CFCs हैं, ये ऐसे सेंटर को हम कैसे और बेहतर कर पाएंगे, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे उसमें जो उपकरण है, जो कटर्स हैं, प्रेस हैं, स्ट्रिपर्स हैं और चारकोल बनाने के लिए, अगरबत्ती काड़ी बनाने के लिए, बैठने के लिए, जितना भी हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उनका हम कैसे हम विकास कर पाएंगे। और सांस्कृतिक विकास पूरा, क्योंकि हम इसमें जन भागीदारी के तहत ले रहे हैं, तो पूरा समुदाय को हम लेके उनको एक मजबूती हम कैसे दें ताकि वो एक यूनाइटेड रहें, एक साथ रहें, संगठित रहें, तभी उसमें हमें वो मजबूती मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमें पूरा ग्रामीण स्तर पे हम ये बात कर रहे हैं आर्थिक और समानता के संबंध में, ताकि सभी एक आर्थिक समानता का मतलब है कि ठीक है कि एक स्तर के ऊपर और आप ऊपर चढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, परंतु कम से कम ये प्रयास हो कि जितने भी हमारे वो ग्रामीण स्तर पर परिवार हैं, सभी का एक स्तर तो कम से कम वो सुनिश्चित हो और जो कि एक रेस्पेक्टेबल स्तर हो, तभी हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ, जैसे ये लेवल था, इतने परिवार थे, अभी तो कम से कम सभी परिवार जो है एक इस लेवल पर हैं, हम उस आर्थिक समानता का हम बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो हम संसाधन का उपलब्धता हम बात कर रहे हैं, ये चाहे वृक्षारोपण हो या तो हमारे जितने भी जो बिगड़े वन है उनका वो सुधारीकरण से हो, और जो हमारे अच्छे वन ऑलरेडी अच्छे वन है, उन अच्छे वन को हम कैसे और अच्छा रख पाएँ, तो इसी वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार का हम जो कल्पना हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पहलू है। मतलब इसमें हम जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी इसका हम बात कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम एक रूपता के साथ जब देखें तभी जाके हम इसमें एक सफल हो पाएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।